नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान में ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में। मैंने कहा था कि सबसे पहले हम संविधान उठाएंगे। संविधान क्यों, उसके पीछे थोड़ी सी वजह देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। चर्चा जरूरी है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो असली चीज होती है चर्चा है। और जब शिक्षक समझा रहा होता है तो उसके एक एक शब्द अमूल्य और बहुमूल्य है। संविधान क्या होता है इसको समझना जरूरी है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो कि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश में व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यक होता है। अर्थात संविधान एक वह मूलभूत दस्तावेज का एक संग्रह होगा जो कि देश की दशा और दिशा तय करेगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी देश में उसके संविधान की दशा और दिशा ही निर्भर करती है देश की दशा और दिशा। अच्छा, दोनों में अंतर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। संविधान कौन बनाता है? उस देश के नागरिक। अर्थात वो देश खुद अपने लिए संविधान बनाता है। संविधान किसके लिए होता है? देश के लिए होता है। अर्थात देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। तो एक तरफ संविधान, एक तरफ देश। इस देश को चलाने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, एक संविधान चाहिए। और ये देश ही डिसाइड करेगा कि हमारा संविधान कैसा है, कैसा होगा। हमारा धर्मनिरपेक्ष संविधान है, पता है आप लोगों को। हमारा संविधान गणतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है। क्यों है? ये सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। आर्थिक संपन्नता सबको मिले, समानता पर हो, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको एक नैतिकता हो, ये सब चीजें बात करता संविधान। ये किसने डिसाइड किया? कौन डिसाइड किया? हम डिसाइड किए। किसी भी देश का नागरिक ही डिसाइड करता है कि संविधान की दशा दिशा क्या होगी, और संविधान की दशा दिशा डिसाइड करती है कि देश की दशा दिशा क्या होगी। अगर अपने भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान पूरी तरह से इन्फ्लुएंस है, पूरी तरह से एक प्रेरित है ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान का मतलब हुआ ऐसे, क्योंकि कई सालों तक, लगभग 200 से 300 सालों तक हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सिस्टम को झेला। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग 200 से 300 साल तक गुलाम रहे इसलिए हमने उसी को अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं है। अब थोड़ा पहले चलिए। स्टार्टिंग में हमारे पास जो संवैधानिक व्यवस्था ना हो करके एक व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था हुआ करती थी वैदिक काल में। उसके पहले हड़प्पन सभ्यता में भी एक व्यवस्था हुआ करती थी, जहां भी एक थोड़ा सा अवशेष पाए गए हैं कि हाँ, राजा का डेवलपमेंट होता था, राजा रजवाड़ों का था, सिस्टम था। और एक सिस्टम था जो कि मात्रात्मक सिस्टम चलता था वहां पर, और लोग सिस्टम वाइज काम करते थे, लेकिन उतना विस्तृत नहीं था। उसके बाद आते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल हम पाते हैं कि पूरी तरह से एक प्रजा होती थी, ठीक है, राजा होता था, उनकी एक अपनी सभापति होते थे, सभा होती थी, उसी में नियम कानून बटे होते थे। उसके बाद और आगे आते हैं तो हम पाते हैं क्या कि जब मौर्य सभ्यता में चाणक्य का अर्थशास्त्र में पूरे नियम कोड होते थे कि क्या, कौन कैसे काम करेगा। उसके बाद और आगे आते हैं तो पाते हैं जब मुगल आए तो मुगलों ने अपना एक सिस्टम, वो भी कोशिश किए। उन्होंने जैसे खिलजी वगैरह ने बहुत अच्छे डेवलपमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि बाजार व्यवस्था लाए, उन्होंने कोशिश की कि एक सिस्टम, टैक्स वाला सिस्टम सही हो, बंदोबस्त सिस्टम लाया गया। और साथ ही साथ राजा टोडरमल थे जो कि राजस्व व्यवस्था को अच्छी तरीके से लेकर के आए थे। ये सब व्यवस्थाएं थी, लेकिन उतनी सिस्टमेटिक नहीं थी। सिस्टमेटिक का मतलब एक डेवलप तरीके से एक डिजाइन की गई। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी सिस्टमेटिक नहीं होगी ना, यकीन मानिए आप बहुत पढ़ ले, सिलेक्शन पाना मुश्किल है। ज्ञानी बन जाएंगे आप, अधिकारी कर्मचारी नहीं बन पाएंगे। ट्रू, लेकिन फैक्ट। ये फैक्ट इसलिए बता रहा हूं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ी गलतियां की। जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया कि हमें जो भी बता देता था हम वो शुरू कर देते थे। हमें किसी ने बताया कि आप इतना पढ़िए, हम पढ़ना शुरू कर दिए। और जब मार्क्स देखते थे, एक बार 2 बार दिए, तो देखे कि यार अब तो हो नहीं रहा सिलेक्शन, हम भी कहीं ऐसा ना हो कि बाबाओं की कैटेगरी में खड़े हो जाए। उसी वक्त हमें एक चीज का एहसास हुआ, एक अंदर से स्पार्क हुआ कि यार नहीं, वी हैव टू सी आवर क्वेश्चन पेपर। if we are feeling comfortable with our question paper, then definitely we can do something better। और हमने स्टार्ट किया, अपने क्वेश्चन पेपर को उठाए, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाए, लेक्चर देखने के बाद, टॉपिक देखने के बाद हम जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किए, स्टार्टिंग थोड़ा सा टफ हुआ,
स्टार्टिंग डर लगता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, लेकिन धीरे जब उसको आप अपने जीवन के एक अभिन्न हिस्सा बना लेंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ा सा पढ़ करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सिलेक्शन होता है, किसी भी का कट ऑफ जाता है, 100% नहीं जाता, 100% पढ़ने की जरूरत भी नहीं। उसकी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक कोड बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और जब तक उस सिस्टम को नहीं बनाएंगे आप तो सिलेक्शन तो तय नहीं है ना। मतलब ये बहुत सच्चाई है। जब हमने इस चीज को देखा कि यार कुछ ना कुछ दिक्कत है और उसको लगे हम उसको फॉलो करने की, उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए, और जब एक सिस्टम हमने खुद बनाया अपना पढ़ाई का, लगातार सिलेक्शन हो गए। ठीक, तो सिलेक्शन पहले मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेरे ज्वाइनिंग थी ही कि मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से लेटर आ गया, पुलिस डिपार्टमेंट में था मेरा उष्णकटिबंधीय डिपार्टमेंट से आ गया, तो मतलब लगातार। और उसके पहले मतलब ऐसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हो क्योंकि सिस्टम से हमने एक स्टडी की। तो सिस्टम से एक स्टडी एक ही बार कर लीजिए, फिर कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं और आराम से दे सकते हैं। सिस्टम समझना है। तो ये देखो, ये सारे सिस्टम फेल रहे, मुगलों सिस्टम फेल रहा, आर्यों सिस्टम फेल रहा, उससे हड़प्पा सिस्टम फेल रहा, तो ब्रिटिश का सिस्टम क्यों डेवलप किया गया? क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम तो लाए ही, और सिस्टम के साथ साथ इन्होंने हमेशा उसमें चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश की। हर 10 साल 15 साल में आप देखेंगे कि किस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो सेटलमेंट एक्ट आएगा, सेटलमेंट के बाद वो मतलब एक्ट को देखते हैं, वो लोग चेक एंड बैलेंस करते हैं कि 10 साल में कहां तक पहुंचा। और इसमें क्या था, पहले वाले लोगों में पास था सिस्टम, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने कभी इसको चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश नहीं की कि कितना इंप्लीमेंट हो रहा है, कितना महत्व है, वाकई हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो कि ठप हो गई। और अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सिस्टम ने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट बनाई, उसके पहले जो उन्होंने इंडिया में जो भले ही कैसे भी शुरुआत की, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट से उन्होंने शुरुआत की 1773 से, लेकिन उसको इन्होंने इतनी इंप्लीमेंट तरीके से किया, अपने अंग्रेजों को भी उसके अंदर बांधा, साथ ही भारतीयों को भी बांधा, और विश्वास हो गया एक पूरे के पूरे इंडिया को। देखिए कितना, चाहे भले ही जबरदस्ती क्यों ना हो, लेकिन पूरे के पूरे इंडिया को उन्होंने बांध दिया, बाउंड कर दिया, एक डिसिप्लिन दिया, एक डिसिप्लिन सेना दी, और उस डिसिप्लिन सेना की वजह से उन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया। आप भी अपने डिसिप्लिन को समझिए, अपना डिसिप्लिन बनाइए, आप अपने डिसिप्लिन खुद बना सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अगर मैं चर्चा करूं तो संविधान का ऐतिहासिक परिदृश्य में, या ऐतिहासिक परिदृश्य में अगर आप चर्चा करते हैं तो चलते हैं, तो समय न गवाते हुए मैंने बहुत सारी अच्छी चर्चा कर दी आपके लिए कि आप इसको समझ सके। तो ऐतिहासिक परिदृश्य में अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान जो बना है वो अचानक नहीं आ गया है, बल्कि भारतीय संविधान एक लंबे अरसे से गुजरा है। उसमें से पहला टॉपिक आज हम उठा रहे हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, कि इतिहास में इसके क्या क्या हुआ। उसको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में हो, क्योंकि ज़्यादा हमें इसमें विद्वता की आवश्यकता नहीं है। हमें उन टॉपिक, उन पहलुओं को छूना है जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हुए और जिन लोगों ने भारतीय संविधान में काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल अदा किए। तो सबसे पहला जो संविधान में ऐतिहासिक परिदृश्य हुआ, उसके पहले अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने तो बहुत कुछ किया, आपको पता, चार्टर एक्ट वगैरह सब भी आया। चार्टर एक्ट के द्वारा अंग्रेज बनाए गए। चार्टर एक्ट लाया गया इनका, जो एक चार्टर एक्ट के द्वारा, चार्टर कानून के द्वारा एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, और ये जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ऐसी नहीं थी कि अचानक आ गई, बल्कि इसमें कई सारे लोगों ने मिल करके एक शेयर होल्डर करके, शेयरिंग करके एक कंपनी बनाई थी। ब्रिटिश सरकार ने नहीं बनाई थी, बल्कि कुछ प्राइवेट लोगों ने बनाई थी। उसको क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय से इसको क्या दिया गया, एक एक्सेप्टेंस दी गई, एक स्वीकृति मिली कि ठीक है आप जाइए, आप राज कर सकते हैं, मतलब आप व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर पहुंचे। जब ये व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर पहुंचे, ये हिस्ट्री बताऊंगा आपको मैं, अभी तो मैं इसके बारे में पॉलिटी बता रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक सिस्टम आकर के देखा कि ये जो सिस्टम है इंडिया का, ये बहुत ही अलग अलग बटा हुआ है। जब अलग अलग बटा होगा तो कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि यहाँ की वीकनेस क्या है। और उस वीकनेस के कारण इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले छोटे छोटे इन्होंने चेक करना शुरू किए। चेक करने का मतलब, ये लोग अंग्रेज बहुत खिलाड़ी लोग थे, ध्यान रखिए। खिलाड़ी का मतलब, कहने का मतलब है कि बड़े इनोवेटिव टाइप के थे। पहले किसी के पास जाते थे, पहले चरण छूकर पहले एंट्री मारते थे, पहले मतलब जगह बना लेते थे, जगह बना लेते फिर पसारना शुरू करते थे, मतलब लेटने की जगह बनाना शुरू करते थे। लेट जाते थे तो फिर दूसरों को लात मार के भगाना शुरू कर देते थे। तो इनकी एक पॉलिसी रही है बहुत ज्यादा जबरदस्त, और ये पॉलिसी उनकी बड़ी आगे जाकर के धाकड़ रही है। देखना कैसे, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में आए, जहांगीर के पास आए, उन्होंने कहा कि भाई तो खुदा समय कर दीजिए, इजाजत दीजिए, इससे ना आप कुछ करें।
बड़ा इंप्रेस होकर के उन्होंने कह दिया ठीक है आप जाकर के अपनी कंपनी खोली। जिन्होंने कंपनी खोल लिया, मतलब कंपनी मतलब व्यापार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे डिच करना शुरू कर दिया इन्हीं को। डिच मतलब उन्होंने पहले अपना एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद आसपास के लोगों को आपस में इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद इन्होंने यहाँ की साम्राज्यिक व्यवस्था को इन्होंने भंग कर दिया। आप जब इतिहास में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, मतलब आधुनिक भारत में, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने पहले परमिशन ली सिक्के ढालने की, परमिशन ले ली फोर्ट बनाने की, और फिर बाद में उसी पे क्या कर दिए, उसी राज्य पर कब्जा कर लिए, उसी को डिच कर दिया पूरी तरह से। तो इनका एक सिस्टम रहा है, उसी सिस्टम के चलते चलिए। तो ये सबसे पहले आए जो इन्होंने पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट आगे बढ़ा लिया। तो एक बहुत बड़ा काम किया तुमने 1757 में, आपको पता होना चाहिए, एक बहुत बड़ी जो प्लासी के जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, प्लासी युद्ध हुआ था। कहा जाता है युद्ध नाम है इसका, युद्ध तो कुछ नहीं हुआ था। एक तरफ सेना इधर थी, एक तरफ सेना उधर थी, ठीक है। इस जो हमारे जो नवाब साहब थे, उनके जो मुख्यमंत्री था, जो सेनापति, ऑलरेडी मिल चुका था किससे, अंग्रेजों से। जब उन्होंने बोला हल्ला बोलो तो कोई नहीं गया, ठीक है। 2-4 सैनिक मुझे लगता है जाए आगे आगे दौड़े होंगे, उसके बाद फिर पकड़ करके नवाब साहब को बोला भैया अकाउंट क्लोज, और उनका अकाउंट क्लोज करके दूसरे शुरू कर दिया, क्या कि उन्होंने राज करना शुरू कर दिया। जो सेनापति था उसी को प्रधानमंत्री वहां का नवाब बना दिया गया। तो ये सब सिस्टम था, वो मैं खैर बताऊंगा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इसके बाद इन्होंने, इनको तो काफी सफलता मिली, थोड़ी बहुत बची कुछ सफलता इनको बची थी, और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तब मिल गई थी। जब बक्सर के युद्ध के बाद इनको बंगाल की दीवानी राइट्स का मतलब समझेंगे जनाब क्या है। दीवानी राइट और फौजदारी राइट, फौजदारी और मामला, दीवानी मामला को समझे। दीवानी मामला का मतलब होता है सिविल राइट या टैक्स वसूलने का इनको अधिकार प्राप्त हो गया। कहां पर, एक बंगाल में। मतलब टैक्स ये वसूलेंगे, अब बाकी कोई समस्या होती है तो राजा साहब देखेंगे। मतलब एक राजा साहब को उन्होंने लमसम अमाउंट दे दिया, और राजा साहब को बोल दिया कि भैया आप इधर आप मामला नहीं देखेंगे, हम आपको एक अमाउंट दे देंगे, बाकी टैक्स वसूलना, व्यापार करना हमारा काम। क्या होता है कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में बड़ी अजीब बात है, खासकर मार्केट में, राजाओं के सामने, किसी के सामने मोटा मनी रख दीजिए आप, उसकी भले ही वर्थ होगी 4 करोड़, लेकिन उसके सामने अगर 3 करोड़ रुपए आपने रख दिया एकदम कैश ला करके, तो उसका दिमाग घूम जाएगा। उसको ये लगेगा कि ठीक है पता नहीं 4 करोड़ आएगा कब आएगा, अभी 3 करोड़ तो रख ही लो, और 3 करोड़ रख करके बोले ठीक है अब आप ले जाओ। वास्तव में इसलिए कहा जाता है कि आदमी पहले पैसा रख के बात करता है, कि भाई पैसा रख लो पहले फिर बात करते हैं। तो इसके पीछे यही उद्देश्य हुआ कि इन्होंने क्या किया जनाब ने, कि ये बंगाल के दिवानी राइट्स दे दिए किसको, ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने जब दिवानी राइट्स ले लिए तो ये देखिए इन्होंने लिए 1764 में, और इन्होंने जब दिवानी राइट ले लिए और इनके पास राइट्स हो गए व्यापार करने के, और पूरा का पूरा बंगाल इनके कब्जे में तो था ही, कुछ मद्रास, मंगल और मुंबई अलग था पूरा, वो वहां भी अपना उनका अलग सिस्टम चलता था, वहां के अलग अपने गवर्नर हुआ करते थे, इसका एक अलग गवर्नर था। अब हुआ ये, जब आगे कहानी बढ़ी तो जो अंग्रेजों के जो कुछ सहायक थे वो काफी चोर हो गए। चोर मतलब भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी का मतलब ये हुआ कि जो अंग्रेज ही थे, अंग्रेजों के जो कंपनी के जो और भी कर्मचारी थे, शासक थे, प्रशासक जो भी थे, उन लोगों ने क्या किया, घूस लेकर के या घूसखोरी करके अब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दी। उससे क्या होगा, कंपनी को थोड़ा लॉस होने लगा। याद रखिए जब तक सरकार कुछ नहीं करती है, जब तक सरकार को लॉस ना होने लगे या सरकार को कोई समस्या ना खड़ी हो जाए, नहीं तो कुछ नहीं करती हो। उनका यही हाल हुआ कि जब कंपनी तब तक तो कुछ नहीं हुई 10 साल तक, लेकिन जब देखा उसने कि कंपनी में भ्रष्टाचार एक लिमिट से ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट लाए, उसका नाम हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहां से होती है हमारी कहानी शुरू, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे, अब उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये कहानी पूरी एकदम चल रही है, और यहां से एक भी क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है, यहां से एक भी क्वेश्चन आपके पीसीएस लोअर से लेकर के आपके यूपीएससी तक का कहीं नहीं जाने वाला। एक भी क्वेश्चन यहां से आता है मेरी क्लास में, कोई भी क्वेश्चन आता है मेरी क्लास करने के बाद पॉलिटी की, आप मेरी जुबान पकड़ लेना कि सर गुरुजी वाला क्वेश्चन आपके क्लास में नहीं था। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा सिलेक्शन का कुछ तो आप भी फायदा उठाइए, ठीक है। अब तो आप जिस समझदार में चल रहे हैं साहब, उस कश्ती निकाल के हम जा चुके हैं, है ना। अब आप बात करते हैं, सबसे पहला इसमें है वो है रेगुलेटिंग एक्ट, इसको लिखेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट, इसका मतलब रेगुलेट करना। क्या रेगुलेट करना, इन्होंने बेसिक तौर पर एक ही चीज रेगुलेट की
कि कंपनी के कार्य को बताया, कि पहली बार इन्होंने बताया कि कंपनी के कार्य क्या होंगे। भाई देखो, प्रशासनिक कार्य अलग होंगे, व्यापारिक कार्य अलग होंगे, इन्होंने बताया, अलग नहीं किया, बताया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, खुद के कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए प्रतिबंध लगा दिए कि भैया आप किसी प्रकार का घूस नहीं लेंगे किसी से। अच्छा, घूस लेने में क्या होता था कि क्या होता था, ऑफिसर कह देते थे कि बोले घूस क्यों लिए, तो बोले सर वो तो गिफ्ट दिया प्यार से, अब कोई गिफ्ट देगा तो मना थोड़ी ना करेंगे, है ना। वो कोई बोले क्यों गिफ्ट दिए, बोले नहीं सर हम तो गिफ्ट नहीं दिए। और उसको जबरदस्ती अगर बोले बुलवाना, बोले हाँ सर गिफ्ट दिया तुम्हें, तो उन्होंने बोला गिफ्ट भी लेना मना कर दिया। आपको ही पता है कि आप अगर सिविल सर्वेंट हैं, जैसे हम लोग खुद हैं, तो हम लोग गिफ्ट नहीं ले सकते किसी से, मतलब एक लिमिट होती है 100, 150, 200, 500 ऐसे करके, बस इससे ज्यादा का लिमिट नहीं होता। इससे ज्यादा का लिमिट लेने के लिए आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी कि गिफ्ट इतना क्यों मिल रहा है, पर 10 प्रकार के क्वेश्चन उठेंगे आपसे, तो ये जान लीजिए आप। तो ये जो बंद किया गया था, यहीं शुरू किया गया था, भ्रष्टाचार को बंद लगाना, घूसखोर नहीं करना, अपना निजी व्यापार। आपको पता है जो कोई व्यक्ति अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, वो अपना व्यापार, निजी व्यापार नहीं कर सकता, तो इसमें भी नहीं कर सकते आप। साथ में घूस नहीं ले सकते, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। तो ये तो थी बड़ी बड़ी बातें। व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। मान्यता मतलब कि हाँ बताई गई कि भैया आपके राजनीतिक कार्य क्या है और व्यापारिक कार्य क्या है। अब इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या किया गया, इसी एक्ट के अंडर में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का मतलब है 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाएगी। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब बनाई गई अलग क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कब बनाएगी अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये बनाएगी। साथ ही साथ क्या किया गया कि एक बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, और जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे उनको इसी के अंडर ला दिया गया। बोला भैया आप इसको रिपोर्ट करो, पहले सब अलग थे, ये किया गया। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से पॉइंट वाइज बिल्कुल एक एक पॉइंट लेकर के इसमें चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या किया गया कि साथ ही साथ इसमें जज जो थे, जैसे इसमें जो मैं बताया सुप्रीम कोर्ट, इसमें 1+3 जज की व्यवस्था की गई, ठीक है, 1+3 की जज की व्यवस्था की गई। इसका मतलब पूरा का पूरा जो भी एक सिस्टम था कि अगर कोई भी केस होता है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी परेशानी होती है, सीधे आप यहाँ जा सकते हैं और यहाँ पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट का मतलब इसका निर्णय सब पर मान्य होगा। ये चीज की गई साहब जी इस पे रेगुलेटिंग एक्ट में, और कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं था जो कि बताए। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये इस पे, और जो बंगाल जनरल बनाया गया था सबसे पहला वो था वारेन हेस्टिंग्स, लिख लेंगे आप, वारेन हेस्टिंग्स, क्लियर हुआ, ये था। तो ये हमारा हो गया एक प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट, क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। बात करते हैं अगली जो चर्चा करेंगे हम इसमें वो है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। इसको लिख लेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। ये बनाया गया कब, 1784। इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है, बाकी कुछ ज्यादा इसमें है नहीं कुछ कि पिट्स इंडिया एक्ट में लाया गया। इसको हम सेटलमेंट एक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले सेटलमेंट एक्ट आया था 1781 में। अब देखो अच्छे समझिए, 1773 में उन्होंने लाया रेगुलेटिंग एक्ट, 10 साल के बाद उन्होंने लाया पिट्स इंडिया एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने 10 साल तक पहले उस एक्ट को देखा कि वो कहां तक इंप्लीमेंट हुआ है, फिर उनको पता चला कि नहीं यार इसमें तभी कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है, या कि अभी ऑफिसर्स जो है वो बदमाशी कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि इसको फिर लेके आए, और इस बार इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया और उसके राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। भैया तुम ही राजनीति करते, तुम ही व्यापार करते हो, गलत। अब 2 बॉडी बना दी गई। तो व्यापार करने के लिए एक बॉडी बनाई, उसका नाम रखा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो लोगों को राजनीतिक कार्य दिए गए उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक कार्य के लिए। तो क्लियर हो गया होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां तक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड ऑफ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, जितने भी व्यापारिक कार्य होते थे, बिजनेस से रिलेटेड काम होते, कंपनी की आमदनी कहां हो रही, कितनी हो रही, कितनी करनी, कितनी करनी, ये सारा का सारा उनका काम हुआ करता था। और इसके अलावा ये कंपनी के कितनी प्रॉफिट में दे रहे हैं कंपनी का, तो एक पूरी की पूरी एक अलग से वर्किंग चलती थी पूरे।
दूसरे थे हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीतिक कार्य करते थे। ये राजनीतिक कार्य का मतलब कि ये देखते थे कि देश को कैसे और ज्यादा कब्जा किया जाए देश में, ये देखते थे कि राजनीतिक अफेयर्स कैसे बढ़ाए जाए इनका, क्योंकि ये जो बॉडी थी ये इतनी इंपॉर्टेंट थी, जो इसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सीधे के सीधे डिसाइड करती थी, कनेक्शन होता था इसका किससे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को 3 चीजों पर सलाह देती थी, राजनीतिक मामले, सिविल मिलिट्री मतलब जो आपका डिफेंस या आपका सेना के मामले में, और रेवेन्यू मतलब राजस्व के मामले में। अब यहाँ पर क्वेश्चन फंसा सकता है अगर चाहे तो बड़े लेवल पे, यहाँ पर दे सकता है जस्टिस। जस्टिस बिल्कुल नहीं, इनको मजा आता था, राजनीतिक मामले थे और इसके मिलिट्री मामले, और इसके अलावा इसमें रेवेन्यू राजस्व के मामले, इस मामलों पर ये किसको देती थी, सीधे इंफॉर्मेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट को। साथ ही साथ इसमें एक और अच्छी बात थी कि इस एक्ट में पहली बार बताया गया कि ब्रिटिश टेरिटरी किसे कहेंगे। इस इंडिया के अंदर में बताया गया कि ब्रिटिश ऑक्युपाइड चीज है, ब्रिटिश टेरिटरी कहलाएगी, जहां जहां ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसमें जो और भी कोई अगर मैं बात करूं कुछ और करने की, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें बताया जाए। हाँ, इतना जरूर था कि इस एक्ट के बाद एक काफी इनके पास एक डेवलपमेंट सिस्टम पहुंच गया था, और उस डेवलपमेंट सिस्टम में इन्होंने बहुत अच्छे वर्क किए थे। तीसरा एक्ट बात करता हूं मैं। तीसरा एक्ट जो है वो है चार्टर एक्ट 1813। इसमें एक ही चीज याद रखें, चार्टर एक्ट 1813 में, क्योंकि इस बात शुरू हो जाते हैं चार्टर एक्ट पिट्स एक्ट के बाद। चार्टर एक्ट जो था एक ऐसा एक्ट था जो कि जिससे नाम शुरू हुआ चार्टर एक्ट पढ़ना। इसको थोड़ा सा, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका चार्टर एक्ट 1813 का, 1813 का, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका यूपीएससी पीसीएस में तो कई बार, कि ब्रिटिश कंपनी की जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, एकाधिकार किस एक्ट के थ्रू खत्म हुआ, यही था, ये था चार्टर एक्ट 1813। अब क्या हुआ कि जब बना पिट्स इंडेक्स 1784, उसके बाद कंप्लेन जानी शुरू हो गई, और भी कंपनियां जो थी उन्होंने कंप्लेन लगाना शुरू कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। देखिए जनाब, सारा का सारा जो मामला है यही लोग देखते हैं, सारे के सारे स्कीम यही लोग करते हैं, मतलब हम भी तो व्यापार कर सकते हैं। दूसरी कंपनियों ने, दूसरी कंपनी डायरेक्टर्स ने कहा, तो कहा गया ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को क्या किया गया, एकाधिकार को खत्म किया गया, एकाधिकार को खत्म किया गया। लेकिन याद रखें, कुछ चीजों को छोड़कर कहा गया चाय पर एकाधिकार बना रहेगा, चीन पर एकाधिकार बना रहेगा, और अफीम पर अधिकार बना रहेगा। चाय, चीन, अफीम, इस पर तो बोले हम ही करेंगे राज, अभी आप नहीं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि इनकी मोनोपोली को बनी रही, किस पर, चाय, चीन और अफीम पर, बाकी किसको खत्म कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आएगा आपको। ये 3 जो एक्ट थे बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट थे। मेरी लेक्चर देखने के बाद फिर इसको मेमोराइज करें, इसमें देखें कि सर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए आवश्यक थे। अगला हम बात करेंगे उसके चार्टर 1813 से, उस पर और आपको मजा आएगा। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।